गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग विलयन चैप्टर में हम लोगों ने परासरण दाब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया आप लोगों के साथ। परासरण दाब में हमने आपको सारे कंसेप्ट, सारी बातें समझा दी थी। परासरण दाब निकालना कैसे है इसके बारे में बताया था कि परासरण दाब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो परासरण दाब के लिए हमने आपको वांट ऑफ समीकरण दिया था, जिसमें बताया था कि परासरण दाब जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, परासरण दाब का मान C इंटू R इंटू T होता है, जहां पे C विलयन की सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, R को गैस नियतांक कहते हैं जिसका मान गैस नियतांक के मान के बराबर ही होता है। वास्तविकता में यहां पे विलयन नियतांक आता है, लेकिन विलयन नियतांक का मान गैस नियतांक के बराबर होता है, इसलिए उसकी जगह R की वैल्यू को पुट कर देते हैं। और T जो है वो परम ताप है। इसका दूसरा रूप हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सांद्रता को N/V लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल विलयन का आयतन लीटर में, इंटू R इंटू T। तो एक रूप ये भी होगा वांट ऑफ समीकरण का, जिससे हम परासरण दाब की गणना करेंगे। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हमने आपको एक वर्कशीट दिया था, उस वर्कशीट पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आइए लेते हैं वर्कशीट नंबर 5 का पहला सवाल। पहला सवाल है, वर्कशीट नंबर 5 का पहला सवाल है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के M/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के M/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, यहां परम ताप है, तो 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये 300 केल्विन ताप आ जाएगा। उसके बाद विलयन की सांद्रता 1/10 है। भाई ये C का मान क्या है? विलयन मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर तो विलयन की मोलरता होती है, तो विलयन की मोलरता की ये बात कर रहा है, तो C का मान 1/10 और परासरण दाब का मान आपको यहां पे ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसका मान क्लियर है, ये पूरा दिया है एक साथ, ताप दिया है, और R का मान हम जानते हैं, वायुमंडलीय में अगर लिखना है तो 0.0821 लीटर वायुमंडलीय प्रति केल्विन प्रति मोल ये मान होता है। तो अब देखिए पाई के मान में सभी को रख देते हैं। C का मतलब 1/10, R 0.0821, T 300 केल्विन। तो ये 10 कट जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, एक 0 भी है, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2 3 4, तो 2.463 वायुमंडलीय इसका उत्तर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से जो मान लिए गए थे उस मान को लिख लिया और फॉर्मूले में फिट कर दिया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, सुक्रोज के 0.025 मोल को, सुक्रोज के 0.025 मोल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 मिलीलीटर कर दिया गया। सुक्रोज विलयन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। है ना, कुछ चीजों में मैं क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करके दूंगा, कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हो, क्योंकि काफी क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो जो कैलकुलेशन इजीली हो जा रहे हैं वो मैं कर दे रहा हूं, और जो कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या है वो आप खुद कर लें। कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आसानी से हो जाएगा।
तो सुक्रोज के मोलों की संख्या है 0.05, तो n का मान दिया है सवाल नंबर 2 में, n का मान दिया है 0.025 मोल। उसके बाद जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 मिलीलीटर कर दिया गया, तो विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब की गणना करनी है, तो परासरण दाब का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 273 जोड़ देंगे, है ना, 293 केल्विन ताप आ जाएगा। और R का मान आप जानते हैं, R का मान 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो गणना करनी है, पाई का मान निकालना है, N/V इंटू R इंटू टी, N/V इंटू R इंटू टी। तो N/V का मान, N/V N दिया है 0.025 और V का मान 500, यहां नीचे कर लेते हैं, 0.025 बटे 500 मिलीलीटर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू R 0.0821 इंटू टी 293 केल्विन। तो गणना कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 से 500 काटेंगे तो ये आएगा 25 दूना 50, 1/20, तो 1/20 बचा, 0.0821 293 केल्विन। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने वायुमंडलीय आएगा, क्योंकि R के मान में क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय दाब जो आएगा, परासरण दाब, वो वायुमंडलीय दाब होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने से बने विलयन का परासरण दाब का परिकलन पास्कल में कीजिए। तो एक बहुलक है जिसको जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो जो बहुलक है वो विलेय हो गया और जो जल में घोल दिया तो विलयन बन गया। तो विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर है और जो बहुलक है यानी विलेय है उसका मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार 1,85,000 है ना, उसके 1 ग्राम को जल में घोला गया। तो देखिए, तो पहले मोलों की संख्या, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय का 1 ग्राम लिया गया और अणुभार 1,85,000, 1,85,000, तो ये n का मान आ गया। आयतन का मान दिया है 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 में 273 जोड़ दीजिए, 310 केल्विन आ जाएगा। ताप आ गया, तो विलयन के परासरण दाब की गणना करनी, वो भी पास्कल में। तो पास्कल में R का मान 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल डेसीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल। यहां पे ध्यान रखिए कि जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के ही बराबर होता है, ठीक है।
तो अब यहां पर देखें, पाई का मान की गणना करनी है n/v इंटू r इंटू टी। तो n का मान 1/1,85,000 और v का मान 450, तो 450 नीचे ही रहेगा, 1000 ऊपर आ जाएगा। 8.314 इंटू 10⁻³ और ताप 310 केल्विन। तो ये देखिए 1230, 1230 ये कट गया है ना, और देखिए कुछ 1 0 यहां से और 1 0 यहां से, ये भी कट गया। तो ये बचा क्या? बचा यहां पे 8314, 10 की घात 3 है ना, गुणा कर देंगे, गुणे 31 बटे 185 गुणे 45। ये जो आएगा वो पास्कल में आएगा, पास्कल में, क्योंकि यहां पे आर का मान किस में है? आर का मान पास्कल में है, इसलिए पास्कल में मान आएगा। चलिए इसी तरह मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। चौथा प्रश्न, 5% सुक्रोज विलयन का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 5% सुक्रोज विलयन, तो 5% सुक्रोज विलयन, इसका मतलब समझ लीजिए। पहले प्रतिशतता हमने आपको पहले ही सांद्रता के पदों में बताया था कि प्रतिशतता को 3 तरह से प्रदर्शित करते हैं, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। तो यहां पर हमें कुछ बताया नहीं गया कि यह भार प्रतिशतता है कि आयतन प्रतिशतता है कि भार आयतन प्रतिशतता है। तो इस वजह से हमें इसके लिए परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हमें जिस भी टर्म की जरूरत होगी हम उसको वही मान लेंगे। तो हमको देखिए n/v हम यूज करते हैं परासरण दाब ज्ञात करने के लिए। n आ जाएगा भार बटे अणुभार, सुक्रोज का अणुभार हमें पता है ना, और आयतन। तो इसके लिए हमें यहां पर इस प्रतिशतता को भार बटे आयतन प्रतिशतता लेना होगा। मतलब 5 ग्राम सुक्रोज 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में। तो विलेय की मात्रा हो गई 5 ग्राम, विलयन का आयतन हो गया 100 मिलीलीटर। तो n का मान क्या हो गया? 5 ग्राम, और इसका अणुभार 342 होता है। कितना होता है? 342। तो ये n का मान, और v का मान आ गया 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में परिवर्तित कर लेंगे। क्लियर? तो n/v का मान हो गया, और कितने डिग्री से? 300 केल्विन ताप पर। तो ताप आपका 300 केल्विन है, और r का मान आप जानते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो अब आइए पाई का मान ज्ञात करें, n/v इंटू r इंटू टी। n/v मतलब 5/342 गुणे 100 बटे 1000 है ना। 100 मिलीलीटर है ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। और r का मान 0.0821 और 300 केल्विन। तो ये देखिए ये तो कट गया 2 0 है ना। अब यहां क्या बचा? यहां देखिए ऊपर से बचा ये 0.0821 है, ये ऊपर बचा 5, 0.0821 और क्या बचा? 300 बचा बटे 342 बचा।
ठीक है, ये गुणा कर लेंगे आप लोग और ये वायुमंडलीय दाब में आएगा, वायुमंडलीय दाब में आएगा, है ना। समझ में आ गई बात सबको। तो ये चौथा प्रश्न इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, 300 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम एक बहुलक है। विलय का भार दिया 1.26 ग्राम। इस विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन ताप पर 1.26 10⁻³ बार है। बहुलक का अणुभार ज्ञात किए। ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब बार में दिया है। ध्यान दीजिए, जो विलयन का आयतन है 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हुआ 300 मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर बराबर होते हैं, ठीक है। विलेय n का मान ज्ञात करना है तो n का मान, विलेय का भार 1.26 बटे अणुभार नहीं पता है तो अणुभार को m डैश मान लेंगे। अब देखिए पाई का मान भी आपको दिया है यहां पर 1.26 इंटू 10⁻³ बार। तो इसका मतलब है कि दाब में का यूनिट क्या दिया है, बार दिया है, तो R का मान भी बार में लेना पड़ेगा और इसका मान होता है 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार प्रति केल्विन प्रति मोल। इसको हिंदी में क्यों लिखिए, इसको भी अंग्रेजी में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आइए, पाई का मान होता है N/V इंटू R इंटू T। तो पाई दिया है 1.26 इंटू 10⁻³ n का मान 1.26 बटे m डैश, है ना, n का मान, और v का मान 300 मिलीलीटर। तो 300 बटे 1000, r का मान 0.083 और ताप का मान दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन। तो देखिए ये 300 पूरा साफ साफ कट गया, ठीक है। 1000 से गुणा करोगे तो ये 83 आ जाएगा। तो 1.26 इंटू 83, ये गुणा कर दिया 83 अपॉन m डैश। तो m डैश का मान आएगा 1.26 इंटू 1.26 इंटू 83 अपॉन 1.26 इंटू 10⁻³ ये कट गया, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 83,000। ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए पहले इसको इतना। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कुल 10 प्रश्न है इस प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ग्लूकोज के 2 विलयनों के परासरण दाब, दोनों ग्लूकोज के विलयन, ग्लूकोज के 2 विलयन हैं, उनके परासरण दाब क्रमशः 1.5 और 2.5 वायुमंडलीय हैं। पहले विलयन का परासरण दाब 1.5 और दूसरे विलयन का परासरण दाब 2.5। पहले विलयन के 1 लीटर को दूसरे विलयन के 2 लीटर के साथ मिलाने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब क्या होगा।
तो दोनों एक ही तरह के विलयन है ना। तो देखिए कुल विलयन का परासरण दाब इंटू आयतन, है ना, इंटू आयतन बराबर पाई इंटू वी। भाई देखो अगर परासरण दाब का फॉर्मूला देखें पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, तो इसमें आयतन परिवर्तनशील है, मोलों की संख्या परिवर्तनशील है, इसको लिखते हैं एन अपॉन वी ना। तो अगर मोलों की संख्या नियत हो, मोलों की संख्या की बात नहीं की, मोलों की संख्या बराबर है, तो ये दोनों परिवर्तन, तो पाई वी का मान नियतांक होगा। तो इस आधार पर इसको करने की कोशिश करते हैं। पाई इंटू वी, पाई 1 इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2। तो पाई का मान आपको ज्ञात करना है। V देखो एक पहले का 1 लीटर दूसरे का 2 लीटर मिलाया तो कुल हो गया 3 लीटर, तो गुणे 3, और पाई 1 का मान 1.5 इंटू 1 और पाई 2 का मान 2.5 इंटू 2, 1.5 और 2.5, तो 3 पाई का मान 1.5 प्लस 5 6.5, तो पाई का मान 6.5 अपॉन 3, 3 दूना 6, 3 1 जा 3, 6 7 वायुमंडलीय। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 18 ग्राम ग्लूकोज और 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जलीय विलयन बनाया गया। जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। तो जल में जलीय विलयन कितना बनाया गया? 1 लीटर विलयन बनाया गया, लेकिन उसमें 2 विलय घोले गए, है ना। पहला 18 ग्राम ग्लूकोज घोला गया और दूसरा 6 ग्राम यूरिया घोला गया। तो ये देखिए परासरण दाब N अपॉन V इंटू R इंटू टी होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 विलय घोले गए हैं, तो N की जगह इसको हम N1 प्लस N2 कर देंगे, क्योंकि एक ही विलयन तो बना है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो पाई N का मान भार बटे अणुभार, तो ग्लूकोज का भार बटे अणुभार 180 प्लस 6 बटे 60 बटे 1 लीटर 0.0821 इंटू 300 केल्विन। ठीक है, इधर वाला रफ कर देते हैं। तो देखिए 18 बटे 180 कितना आएगा, 1 बटे 10 यानी 0.1, ये भी 0.1, तो ये 0.2 आ जाएगा, और बटे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 0.0821 इंटू 300 केल्विन। 300 ये गुणा करोगे 660 हो जाएगा, 2 से 300 में 2 से गुणा करो 600 आएगा, 10 मिनट लगाओगे 60 हो जाएगा। 6 से 6 कम 6 दूना 12, 6 48, 48 से 49 और 1 0, तो 1 2 3 4 इतने वायुमंडलीय आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी? तो देखिए सांद्रता ग्लूकोज विलयन की दिया है ना, सांद्रता कितना दिया है, 36 ग्राम प्रति लीटर, 36 ग्राम प्रति लीटर। हमें इसको मोल प्रति लीटर बनाना है,
बोलो ठीक है, मोल प्रति लीटर बनाना है। तो मोल प्रति लीटर, ग्राम को मोल में बदलने के लिए अणुभार से भाग दे देते हैं। तो 36/342 ग्लूकोज है, 180 ये हो गया मोल प्रति लीटर। अब हमारा ये जो मान आया, ये आ गया C का मान। ठीक, परासरण दाब इसके लिए कितना बताया गया? परासरण दाब बताया गया 4.98 बार, 4.98 बार, और ताप बताया गया 300 केल्विन। तो देखिए 4.98 बार परासरण दाब, C का मान 36/180, R का मान नहीं दिया है, और T का मान 300। 6 से कट जाएगा 6 3 18, और ये कटेगा 6 5 30, 3 से कट जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, 12 पंजे 60 R आ गया। तो R का मान 4.98/60, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब बार प्रति केल्विन प्रति मोल। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में आगे कह रहा है कि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी? परासरण दाब बदल दिया, सांद्रता पूछ रहा है, C का मान पूछ रहा है, तो R का मान जो आपने यहां निकाला वही इस्तेमाल करेंगे। परासरण दाब, अब दूसरे सेक्शन में देखिए, परासरण दाब आपका हो गया 1.52, C का मान निकालना है, R का मान 4.98/60, और ताप वही है 300 केल्विन, है ना। 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 5 30, है ना। तो C का मान आया आपका 1.52 5 से गुणा कर लो, 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49, और 5 चौको 20, और 4 24, ठीक है। तो 24.90 ये C का मान आया मोल प्रति लीटर। लेकिन बताना किसमें है? ग्राम प्रति लीटर में। तो इसमें अणुभार से गुणा कर दीजिए, ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। अणुभार से गुणा कर देंगे तो ग्राम प्रति लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये जो वैल्यू आई, इसको अणुभार, किसके अणुभार? ग्लूकोज के अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार कितना है? 180 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बचे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 समपरासरी के कंसेप्ट पर है। समपरासरी विलयन बताया था मैंने कि अगर समान ताप और दाब पर 2 विलयनों के परासरण दाब बराबर हैं तो ऐसे विलयनों को कहते हैं समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन में हमने आपको बताया था कि π1 का मान π2 के बराबर होता है, तो कुल मिलाकर C1 का मान C2 के बराबर होगा, या N1/V1 बराबर N2/V2। अगर आयतन भी बराबर है तो N1 बराबर N2। तो इस कंसेप्ट पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, कह रहा 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया का एक घोल एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ X के
5% घोल का समपरासरी है, तो x के अणुभार की गणना करो। ये देखिए यूरिया की सांद्रता, यूरिया विलयन की सांद्रता 8.6 ग्राम प्रति लीटर है। यूरिया विलयन की सांद्रता 8.6 ग्राम प्रति लीटर है ना। तो इसके लिए C का मान क्या होगा, या C1 मान ले, तो ग्राम प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर में परिवर्तित करना होता है, तो 8.6 बटे 60 इसके अणुभार से गुणा कर दीजिए, ये मोल प्रति लीटर में आ जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा विलयन है अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ X, X के विलयन की सांद्रता, X के विलयन की सांद्रता 5% है, तो 5 बटे 100, 5 ग्राम और 100 मिलीलीटर, तो इसको लीटर में बनाना पड़ेगा और इसको मोल में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो अणुभार इसका नहीं पता, तो C2 का मान आपका हो गया 5 को भाग देना होगा अणुभार से, अणुभार m डैश मान लीजिए, ये मोल हो गया, और 100 मिलीलीटर 1000 से गुणा डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गया, तो 50 बटे m डैश। अब C1 बराबर C2 होता है, तो 8.6 अपॉन 60 बराबर होगा 50 अपॉन m डैश। तो m डैश का मान 60 गुणे 50 बराबर 8.6। ये सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो है वर्कशीट आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, एक 3% ग्लूकोज विलयन 1% दूसरे विलयन के साथ, जिसमें एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय विलीन है, समपरासरी है। मतलब एक ग्लूकोज का विलयन है जिसकी सांद्रता है 3%, और एक अननोन पदार्थ का विलयन है जिसकी सांद्रता 1%, दोनों समपरासरी हैं। तो अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए। तो मान लीजिए, माना अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार x है, x मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, तो देखिए समपरासरी है, तो C1 और C2 के मान बराबर होंगे। ग्लूकोज विलयन, ये ग्लूकोज विलयन, और ये अवाष्पशील पदार्थ का विलयन, तो ये होगा N1 अपॉन V1 और ये होगा N2 अपॉन V2। N1 भार, देखिए 3% है तो भार 3 ग्राम हो गया, बटे अणुभार N1 तभी आएगा ना, है ना। तो अणुभार ग्लूकोज का 180 होता है, और प्रतिशत है तो विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर होगा। 100 मिलीलीटर 1000 से गुणा करेंगे, ये हो गया C1 का मान। ऐसे C2 का मान 1% है, अणुभार है X, ठीक, और विलयन का आयतन वही 100 मिलीलीटर ही होगा गुणे 1000, तो ये पूरा कट गया, विलयन का आयतन बराबर हो गया। तो 3/180 बराबर 1/x, तो 3x बराबर 180, तो x का मान होगा 180/3, क्षेत्र 18 होता है ग्राम प्रति मोल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमने सॉल्व कर ली
आज की वर्कशीट जो हमने आपको पिछले वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन में दिया था उसको हमने सॉल्व कर लिया। इससे आपका ज्यादातर कंसेप्ट आपका बन गया होगा। अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या ज्यादा नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। वर्कशीट का तो हमने करा दिया, लेकिन एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन आप लोग अपने से करें। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा टिपिकल है तो कैलकुलेशन सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। बाकी सारी चीजें इसी तरह जिस तरह मैंने सॉल्व कराई इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट मुझसे पूछेंगे, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। केवल क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और बुक का नाम लिख दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।